सदन से कांग्रेस ने दिया संदेश। 2023 में कांग्रेस देगी टक्कर। विधानसभा में बीजेपी की भी दिखी तैयारी। क्या कांग्रेस पर बीजेपी पड़ेगी भारी? मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन ही चला, लेकिन इन 3 दिनों में कांग्रेस ने 2023 के लिए ये संदेश जरूर दिया कि अब विपक्ष एकजुट है। सत्र के पहले ही दिन से कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। पोषण आहार समेत कई मुद्दों पर जमकर हो हल्ला किया। जाहिर है कि कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और उसके आरोपों में भी इसकी झलक दिखती है। कमलनाथ जी की सरकार हो या शिवराज सिंह की हो, आपको किसने रोका सरकार में बैठे हुए? आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? सवाल ये है, खुद गले गले में भ्रष्टाचार में डूबे हुई है, इसलिए भय के कारण कमलनाथ जी पर मामला डाल रहे हैं। कांग्रेस हमारे पार्टी के सदस्यों की, विपक्ष के दल की आवाज़ दबाकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कल जवाब उन्होंने प्रस्तुत किया है। भले ही मानसून सत्र में कांग्रेस अपनी रणनीति के साथ उतरी थी, लेकिन बीजेपी की तैयारियां भी कुछ कम नहीं थी। कई मुद्दों पर बीजेपी ने उल्टा ही कांग्रेस को घेर लिया। यानी बीजेपी ने भी सदन में कांग्रेस को यह मैसेज दे दिया कि 2023 में उसे बीजेपी से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। इतना हंगामा मैं करीब जो है ना 2008 से यहाँ देख रहा हूँ सदन में। इतनी ज़्यादा खतरनाक नौटंकी कभी भी नहीं हुई इस सदन में। कपड़े फाड़ रहे, चिल्ला रहे हैं। कल स्कूली बच्चे ऊपर बैठे थे, भाई उनका लिहाज करो, उनका शर्म करो। वो बच्चे क्या तुमसे सीख के जाएंगे? इसलिए कांग्रेस ने जो उनकी जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। हो हंगामा करके सदन को मजाक बनाने की कोशिश की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सदन में कांग्रेस की एकजुटता तो दिखी, लेकिन जनता के जिन मुद्दों पर उसे सरकार को घेरना था उसमें वो उतना कामयाब नहीं हो पाए और हो हल्ले के चलते जनता के सार्थक मुद्दों पर बहस नहीं हो सकी। लेकिन क्या कांग्रेस ये संदेश देने में कामयाब रही कि 2023 में वो बीजेपी को जोरदार चुनौती देगी? अगर हाँ, तो क्या बीजेपी ने भी इस चुनौती से निपटने के लिए प्लान तैयार किया है? खैर, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अगले साल ही मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सदन से क्या संदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के इस मंदिर के कई संदेश हैं और इन संदेशों को सही संदर्भों में समझना और उसके हिसाब से अपने को ट्यून्ड अप करना, ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह का एक गतिरोध बनता दिखा था सदन में कथित पोषण घोटाले को लेकर, उस मामले को लेकर जिस तरह की नियति जान पड़ती थी, ये सदन एक दिन पहले भी जब हमने बात की थी तो कुछ यही हमने भी आशंका हम लोगों ने व्यक्त की थी कि ऐसा ना हो कि स्टेलमेंट या गतिरोध जिस तरह से सदन को समय अवधि से पहले ही समाप्त कराने के लिए जिम्मेदार कारण बनते रहे हैं, वैसा ना हो। लेकिन वैसा ही हुआ और ये एक अच्छी प्रक्रिया तो बिल्कुल भी नहीं है। लोकतंत्र में या जीवन में कहीं भी हम हो, संवाद ही वो प्रक्रिया है जहां अपनी बात कही, समझी, सुनी जा सकती है, चाहे वो कितनी भी कड़वी चुभने वाली क्यों ना हो। और दोनों ही पक्षों को इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज इसी पर एक बार हम फिर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लीजिए वो सवाल जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहेगी, फिर मेहमानों से परिचय। सवाल नंबर 1, क्या सदन में कांग्रेस एकजुटता का संदेश देने में कामयाब रही? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस की कोशिश बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की है? सवाल नंबर 3, क्या 2023 में कांग्रेस की रणनीति पर बीजेपी की तैयारी भारी पड़ेगी? तो चलिए, ये वो सवाल रहेंगे जिन पर कोशिश रहेगी कि हम बात करें और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी। बहुत स्वागत करता हूं मनोज जी आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के और पूर्व नागरिक आपूर्ति निगम के कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहे हैं। ये बता मैं इसलिए देता हूं सर कि थोड़ा वजन बढ़ जाता है इन सबसे, है ना, कि कौन कौन मेहमान लोग हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि पहले तो लिखते थे इंजीनियर,
तो ये मैं बता, डॉक्टर साहब का कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर। अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, युवा नेता हैं और बहुत ही सरल, सहज और निरंतर सीखने के लिए तैयार हैं। मनोज जी, सबसे पहले मुझे समझाइए कि ये जो कुछ सदन में घटा, कांग्रेस और बीजेपी के लिए उसका महत्व कैसे और किस तरह से, और क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं था? मुझे लगता है कि जब भी ऐसी स्थितियां बनती हैं तो कहीं ना कहीं हम इस निष्कर्ष तक तो पहुंचते हैं कि गतिरोध यानी उसके समाधान की प्रक्रिया की तरफ बहुत तवज्जो शायद दोनों पक्षों की उस तरह से है क्या, ये प्रश्न मन में आता है। देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि गतिरोध पर तवज्जो ज़्यादा है कि गतिरोध चलता रहे किसी तरह, और उसकी वजह भी शायद 2023 ही नज़र आता है, जिस पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहे। यदि 5 दिन का जो सत्र था 13 से 17 तक चलना था, कुल मिलाकर 3 घंटे 44 मिनट ये सदन चला है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सुनवाई हुई और कितनी बात हुई। तो ना तो विपक्ष ये चाह रहा था कि ये लगातार चलता रहे, भले उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, कई तरह के मुद्दे उठाए जिसको लेकर दबाव ये बनाया गया है कि हम चाहते कि बिना किसी विवाद के सदन चले, पर विवाद करने वाला कौन था? विपक्ष था। जाहिर सी बात है कि शायद विपक्ष इसी के जरिए अपना मैसेज देना चाह रहा था। दूसरी तरफ सरकार का भी ये प्रयास रहा कि सदन में जो उनका बिजनेस है वो पूरा हो जाए, और वो हो भी गया। चाहे वो 11 जो संशोधन विधेयक थे वो पारित हो गए, या अनुदान के लिए जो बात थी वो प्रस्ताव पारित हो गया, तमाम तरह की चीज़ें करने में सरकार कामयाब रही। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक जो मुद्दा पोषण आहार का, वो बड़ा चरम पर रहा। दोनों ही तरफ से प्रयास किया गया, क्योंकि अभी पोषण आहार के मुद्दे को लेकर जैसा हम लगातार बात करते रहे कि अभी कोई उसमें कैग की रिपोर्ट तो है नहीं, लेकिन क्यों ये गरमाया है, अब उसमें विपक्ष और पक्ष दोनों समझ रहे हैं। पर आज भी ऐसे कई तरह के मुद्दे दिखाई दिए, पर जिस तरह से कांग्रेस ने 2023 का शायद रुख किया है, या एक अपना मैसेज देना चाहती कि वो कांग्रेस नहीं है, हम लोग एकजुट हैं। सदन के बाहर भी एकजुट नजर आए, सदन में भी नजर आए, और सदन में जो एकजुटता दिखी वो शायद इस तरफ इशारा कर रही थी कांग्रेस एक अलग मोड पर है। पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स, चाहे वो मंत्री रहे हों या शिवराज जी खुद रहे हों, बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने जवाब भी दिया और बार बार ये कहते रहे। लेकिन शरद जी, यदि ओवरऑल हम बाकी 3 घंटे 44 मिनट को देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ चुनावी बात ज़्यादा नजर आ रही है। अवनीश जी, बड़ा प्रश्न यही है कि कई बार लड़ाई व्यक्तित्वों की लड़ाई में बदल जाती है, लोकतंत्र में भी। और अब ये लड़ाई कुछ अधिक मध्य प्रदेश में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के निशाने पर ऐसा लगता है बीजेपी कम, शिवराज जी अधिक है। और ऐसी ही बात कुछ बीजेपी की तरफ से दिखती है कि कांग्रेस में है तो सिर्फ कमलनाथ हैं। कमलनाथ जी भी वो अपनी दृष्टि और अपनी सोच के एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। मैं नहीं कहता कि उनकी सोच में कहीं कोई चुनौती है, लेकिन कुछ मैसेजेस ऐसे हो जाते हैं, पहले ही दिन वो सदन में अपने कुछ कार्यक्रमों के चलते नहीं रहे, तो बीजेपी को एक मौका मिला, फिर एक बकवास वाला स्टेटमेंट आ गया, फिर उसके बाद तमाम चीज़ें जो हैं कथित कुपोषण घोटाले, पोषण घोटाले की तरफ चली गई। और इन सब के बीच में फिर वो छूट गए मुद्दे जो लगे थे, कई स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण की सूचनाएं, और कई लोकतंत्र के उन विधायकों के चेहरे आप कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त किया था कि ये प्रश्न चर्चा में आएंगे, उठेंगे तो कुछ ना कुछ समाधान पहुंचेगा। जी सर जी, सबसे पहले तो आज मैं ये कहूँगा कि बड़ी प्रशंसा हो रही है कांग्रेस पार्टी की रणनीति की, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत दिन बाद आज हमको लगा कि हमारी रणनीति को आज मीडिया में वो कहते हैं ना, उसको मोटिवेट, उसके माध्यम से जो मोटिवेशन आ रहा है वो बड़ा सुखद है शरद जी, और उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मिल गया सर आपको मीडिया से बड़ी जल्दी? हालांकि सर हमेशा जो आपका प्लेटफॉर्म है वो हमेशा ये लगा है कि बिल्कुल आप तराजू में तौल लीजिए, ना इधर ना उधर, सब तरफ बराबर रहता है सर। और बाकी जो सदन की कार्रवाई की मैं बात कहूँगा शरद जी, ये बात सही है कि सदन की कार्रवाई लंबी होना चाहिए थी और बहुत जल्दी ये कार्रवाई खत्म हो गई। जबकि आप देखें चुनावी वर्ष आने वाला है, कई सारे ऐसे मुद्दे थे और कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दे थे इस बार के, आप देखें कारम बांध के मुद्दे थे, कई सारे ब्रिजेस के टूटने के मुद्दे थे, और भी कई सारे बांध भी टूटे हैं उनके भी मुद्दे थे, और इसके बाद पोषण आहार घोटाले एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा आप देखें इंदौर में जो शराब की बात आ रही, शराब का खुद वहाँ के जिला आबकारी अधिकारी एसी के द्वारा इसकी स्मगलिंग की जा रही, ऐसे कई मुद्दे थे जिन पर शायद उतनी विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई शरद जी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार करते हैं हम कि हमसे बड़ा दल आप हो,
हो आप, क्योंकि आपकी कई राज्यों में सरकार है, आप केंद्र में बैठे हो। और जो बड़ा भाई होता है या बड़ा दिल वाला, उसको बड़ा दिल रखना चाहिए। आपको कम से कम इस सदन को लंबा चलाना चाहिए। ये जनहित में बात आती है, लेकिन बात वही हुई कि आज फिर भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सरकार मुद्दों से, चर्चा से भागी है। और शरद जी एक बात बताऊं, शिवराज जी तो देखिए हमारे निशाने पर तो शिवराज जी हुआ, कोई भी हमारे निशाने भाजपा है, उनकी सरकार है। लेकिन मैं आपको बता दूं, शिवराज जी खुद अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर मुझे ज़्यादा दिखते हैं। और शरद जी, ये पहला विधानसभा सत्र था ऐसे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी का, तो मुझे लगता है कि उनका भी उसमें आप देखें अनुभव अच्छा रहा, और साथ में मैं ये कह सकता हूं कि उनका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा। और बाकी जो आप कह रहे थे कि पहले दिन कमलनाथ जी नहीं, नेता प्रतिपक्ष से बेहतर रहा। देखिए सर जी, कुछ कई सारी बातें होती, माफ कीजिएगा जी। देखिए पिछले नेता प्रतिपक्ष की भी बात करें, माननीय कमलनाथ, तो आप देखिए पिछली बार आपने सदन एक दिन में खत्म कर दिया था, एक दिन में मात्र। और आप देखें जैसे पहले दिन की बात करें सर जी, कमलनाथ जी के आगर में कुछ कार्यक्रम थे, इसके अलावा वहाँ पर बगलामुखी हनुमान जी के दर्शन करने भी गए, तो ये सब चीज़ें होती नहीं आ पाए। लेकिन उसके बाद देखें लगातार वो 2 दिन रहे और चर्चाएं भी की। तो सर जी मैं ये कहूँगा, देखिए हम तो साफ कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की यही रणनीति है कि ठीक है, आप जनता या ये कहें कि कुछ भी आप उसमें रूमर स्प्रेड कर दे, भारतीय जनता पार्टी, उनकी ट्रोल आर्मी कुछ भी रूमर स्प्रेड कर दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपना काम कर रही है। और निरंतर आप देखें बूथ से हर स्तर तक, बूथ स्तर तक भी पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। अब जो नतीजे 2018 में आए थे सर जी, उससे अच्छे नतीजे मैं दावा करता हूं पार्टी के 2023 में प्राप्त होंगे। डॉक्टर वाजपेयी, कुछ प्रश्न जो खड़े होते हैं आप जवाब तो देंगे ही, जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन ये भी हम अनुभव करते हैं कि शिवराज जी खुद इस चीज़ को लेकर बड़े विचलित होते हैं। जब भी कोई एलिगेशन चाहे सरकार पर आए, उन पर आए या उनके कैबिनेट एसोसिएट्स पर आए, वो उस पर चाहते हैं कि वस्तु स्थिति वो तुरंत कम्युनिकेट करें, वो तुरंत बताएं। और यही उन्होंने विधानसभा में भी, यही उनकी एक मैं कहूँगा कि उनके भीतर की एक बेचैनी थी कि उन्होंने स्वयं सबसे पहले लीड करते हुए ये बात बताने की कोशिश की कि जो तथ्यात्मक स्थिति है वो है, और आगे भी चर्चा के लिए वो तैयार थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि रणनीतिक तौर पर इस तरह की चीजें कई बार उस मंतव्य को तो नहीं समझा जाता, कुछ और चीज हो जाती? देखिए ये होता है, क्या होता है सर जी, जैसे 4-5 लोग बैठे हुए हैं और अचानक आप बोल दो कि हितेश वाजपेयी जी आपने ये ठीक नहीं किया है, तो यदि मैंने वो नहीं किया है शरद जी और आपको गलत कम्युनिकेट हुआ है, तो मैं आगे की बात सुनूंगा ही नहीं। मेरे को लगता नहीं, मैं पहले आपको बता दूं हुआ क्या है। तो ये बात आती है, जो जिसको पता है कि भाई सच क्या है, तो उसको लगता है नहीं भाई मैं पहले बता तो दूं हुआ क्या है। फिर उसके बाद आप चार्जेस लगाइए, भाई उसको सुन तो लो, क्योंकि अभी आपने क्या, आपने अखबार पढ़े या जो भी चीज़ें जो सूचना के तंत्र है उससे जानकारी ली है। अब शिवराज जी इज द फर्स्ट मैन टू उसके बारे में बताने के लिए, तो वो कौतूहल उनके मन में रहा होगा। मैं इतना समझ पाया हूँ 15-17 साल में शिवराज जी को, आपने अक्सर देखा है वो बचते नहीं हैं। कोई भी विषय आया, बड़े विषय आए, बहुत सारे आए और गए शरद जी, आपने देखा है वो किसी भी विषय को सींग से पकड़ते हैं, ये उनकी आदत है। और उसमें चाहे कोई भी आए, हमारे दल के लोग भी गिरफ्तार हुए और जेल गए यदि अनियमितता है, तो उनने ये नहीं सोचा कि भाई लोग कहेंगे कि नहीं आप करा रहे थे, उन्होंने सामना किया। नहीं, इसका ये लॉजिक नहीं है कि इन चीज़ों को होने दिया जाए, तो वो किया जाता है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण, ये शायद आपके बात का एक मैं उत्तर देने का प्रयास किया है मैंने, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात शरद जी क्या है, सत्र, किसी भी जगह पर सत्र को लेकर, देखिए सरकार का अपना बिजनेस होता है। आप दोनों बहुत सीनियर पत्रकार हैं, जानते हैं सरकार अपने बिजनेस को लेकर सत्र में आती है। कोई भी सरकार किसी भी दल की हो, उसका उद्देश्य होता है ये बिजनेस हो जाए। विपक्ष का काम होता है कि जनता से जो जुड़े हुए विषय होते हैं, विपक्ष को ये लिबर्टी है कि उसको तथ्यों तक की जरूरत नहीं होती है, बता दूं मैं, कोई भी दल हो, तो उसको पूरा अधिकार है कि उन विषयों को वो अपने प्रश्नों के, स्थगन के, दूसरे मोशंस के माध्यम से रखे, बिल्कुल रखे। लेकिन भाई सीट पे बैठोगे तब सदन चलेगा ना शरद जी। भाई आप सीट पे ही नहीं बैठोगे तो सदन चलेगा क्या? कोई भी दल हो, फिर अगेन मैं दल का नाम नहीं ले रहा हूं, पर सीट पे ही नहीं बैठो। अच्छा आप एक कल्पना करिए शरद जी कि सरकार के लोग अपनी सब सीट पे बैठे हैं, विपक्ष के लोग अपनी सब सीट पे बैठे हैं, दोनों एक दूसरे को सुन रहे हैं, तो सदन क्या 3 घंटे चलेगा क्या? अच्छा इस सदन को कैसे रोकोगे आप बता दीजिए, कोई तरीका है क्या इसको रोकने का? तो सदन रुकता कब है?
जब सदन के सदस्य चाहते हैं कि ये रुक जाए। तो इसीलिए मनोज जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि यदि विपक्ष वेल में ना आए, उनको घेर कर मुंह पर आप नारे लगा रहे हैं और अच्छे नारे नहीं है, उसके बजाय आप तथ्य रखते तो मुझे लगता ज़्यादा। देखिए नारे रोचक होते हैं, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस में मुझे ऐसा लगता है डिबेट होनी चाहिए, विमर्श होना चाहिए, और सीट से करो। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मतलब कभी कभी तो सर आप लोगों की मांग निकल के आती है ये कि भाई आप लोग इतना पैसा खर्चा करते हो शरद जी, आपकी टैक्स पेयर के पैसे से, और विधायक कपड़े फाड़ रहे हैं, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है अशिष्ट। अच्छा, घेर रहे हैं एक दूसरे को, ये करने जाते हैं क्या आप? एक 5वीं क्लास जो होती है सर, आखिरी बात कह रहा हूं मैं, किसी स्कूल में 5वीं क्लास में भी क्या आप अलाउ करते हो कि टेबल से उठ के कोई बच्चा आ जाए? तभी तो क्लास पूरी होगी, करिकुलम होगा ना। और फिर मेरी अंतिम लाइन है सर, आप कल्पना करना दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कि सरकार के लोग ट्रेजरी बेंचेस के सीट पर बैठे हों, विपक्ष के सीट के पर बैठे गए हों और वो सदन बंद कर दिया गया हो। आप मुझे बता देना जो शिष्टता से चल रहा हो। तो शिष्टता पहली आवश्यकता है, अशिष्टता करके हम खुद उसको खंडित करते हैं। मैं आता हूँ अवनीश जी, आपसे इस पर जवाब जरूर चाहूँगा जो डॉक्टर साहब। देखिए इससे तो मुझे लगता है कोई इनकार नहीं करेगा कि सदन फोरम संवाद का है और मर्यादा का भी है। हमने दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश विधानसभा तो अभी भी मैं कहूँगा कि बहुत अभी भी अपने प्रतिमानों को लेकर बहुत जगह सतर्क है। कई जगह हम पहुँचते हैं लेकिन ब्रेक नहीं करते हम, दूसरी जगह चप्पलें चलती हैं, कुर्सियाँ तोड़ी जाती हैं, हाथापाई होती है, खराब अभद्र शब्दों का गालियाँ तक चलती हैं, लेकिन ये सब बहुत निकृष्ट है। मनोज जी, शिवराज जी की जो व्यग्रता की हमने बात की, राजनीति में अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ जब वो बंसल न्यूज़ के कार्यक्रम में भी रहे और उन्होंने उस सत्य को सामने भी रखने की कोशिश की। वो बड़ी जल्दी ये भाव अपने भीतर रखते हैं कि आप जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं। तो आप अपने से जुड़ी किसी भी चीज़ को, अपनी सरकार से जुड़ी चीज़ को, या आप विपक्ष में हो तब भी आपसे जुड़ी चीज़ को रखें। ये बेचैनी कई बार मिस्टेकन होती है राजनीति में। राजनीति में माफ़ कीजिएगा, ये कहा जाता है कि चमड़ी मोटी रखिए, मुस्कुराते रहिए, और हमने ऐसे राजनेताओं की संख्या आपने भी देखी है, हमने भी देखी है कि जिन पर अगर कोई आरोप भी लगता है तो उनका कहना लगाते रहिए और चिल्लाइए और जोर से चिल्लाइए, चलने दीजिए, सब चलता है राजनीति में, ये कोई इशू नहीं होता है करप्शन। मैं कोई संकेत नहीं कर रहा हूं सर, भ्रम में मत पड़िएगा आप, लेकिन ये चीज भी हमने देखी है। सारे तो संकेत कर दिए। आप किस तरह देखते हैं? अब ये हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि शिवराज जी अपने को चेंज करें। मैं उनके चेहरे की चिंता देखता हूं। कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो स्टेज पर ऐसे रहते हैं जैसे सारी जवाबदेही उन्हीं के ऊपर है, जबकि आप बहुत आश्वस्त होकर बैठ सकते हैं, टीम तो काम कर ही रही है, लेकिन ये उनके भीतर की एक बेचैनी है जो अकाउंटेबिलिटी से आती। क्या राजनीति बहुत बदल गई है मनोज जी? अब ये सारी चीजें बहुत मायने नहीं रखती? देखिए, राजनीति भी बदली है और सदन की गरिमा भी बदली है। आप जिस सदन, मध्य प्रदेश के सदन की आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक अलग पहचान रही है और आज भी है कई ऐसे मापदंडों पर जिसका आपने भी जिक्र किया। लेकिन ये भी पहली बार दिख रहा है कि कोई विधायक यदि अपने कपड़े फाड़कर वहाँ खड़ा होता है, अब वो बजे कपड़े फाड़े गए, फटे, ये तो खैर विजुअल नहीं है हमारे पास, ना हम देख पाए, लेकिन उस तरह की तस्वीरें भी तो कई बार ये विचलित भी करती है। अब शिवराज जी जैसे कि आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो उनका एक अलग व्यक्तित्व है और उसी व्यक्तित्व के साथ अपने कृतित्व को वो आगे बढ़ाते रहे। पर इस बार निश्चित रूप से अब उसके ऊपर चिंता प्रधानमंत्री के आगमन की भी हो सकती है, क्योंकि 17 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहा है और एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो देश और दुनिया में एक अलग तरह की पहचान देने वाला है, तो वो भी दिखाई दे सकता है। लेकिन निश्चित रूप से शिवराज जी जिस तरह से दिखाई देते हैं इस बार के सदन में कुछ अलग थे। अब उनके ऊपर चिंता थी इस बात की कि ये कार्यक्रम करना, चिंता इस बात की थी कि सदन में जो हो रहा है, मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह के आरोप नारेबाजी भी जो हुई है वो उसको अच्छा नहीं कहा जाएगा, जैसा हमने देखा। अच्छा नहीं, और उनको हमने हमेशा देखा है मनोज कि इसके पहले भी मैंने देखा है कि जब भी उनके ऊपर इस तरह की कोई बात होती है तो या कोई सरकार पर कोई बात होती है तो बहुत अकाउंटेबल होकर सामने आते हैं। और उस जवाबदेही को मैं फिर वही कहूँगा कि क्योंकि कमलनाथ जी के लिए भी मैं ये वर्ड्स कहूँगा कि वो भी राजनीति में एक मूल्यों के पक्षधर प्रतीत होने वाले राजनेता हैं। उनको कभी हमने हल्का बोलते नहीं सुना, कभी प्रहार कर। लेकिन क्या दोनों राजनेताओं पर, मैं दोनों राजनेताओं को शामिल कर रहा हूं, उन माफ कीजिएगा जो राजनीति में आजकल एक इवेंट मैनेजमेंट जैसी एक बात आ जाती है कि एक दबाव आता है कि आप कुर्ते फाड़ दीजिए साहब, बड़ी खबर बन जाएगी, टेलीविजन पे आ जाएगी सर,
आप करवा दीजिए सर, आप अपन ऐसा कर लेते हैं सर। ये चीजें, जबकि दोनों बहुत ही खाटी राजनेता हैं, राजनीति की परंपरा से, इसीलिए मैं देखता हूं कि शायद हमारे ये दोनों राजनेता बहुत कंफर्टेबल भी नजर नहीं आते और ना वो कभी करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, सदन में भी वही देखा जब कमलनाथ जी भी खड़े हुए तो मैं डॉक्टर साहब की भी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि वो इन सब चीजों पर मैंने देखा है कि उनका एक अपना नजरिया। अवनी जी, आप संक्षेप में अपनी बात कीजिए। मैं साफ कहूंगा कि ये सरकार चर्चा से शरद जी भागी है। आप कुछ भी कहते कि हितेश जी उदाहरण दे रहे थे क्लास का, एक बच्चों का, तो मैं कहूँगा जब बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं तो मैडम छुट्टी करके घर नहीं चली जाती है, स्कूल पूरा चलता है, क्लास हाँ ठीक है डांट डपट होती है, उनको समझाइश दी जाती है। और वही बस मुझे एक छोटा सा मेरा सप्लीमेंट्री है कि अगर इस पे चर्चा आज जारी रहती और शिवराज जी खुद आपका स्थगन अलाउ करते और करते ही हो, तो फिर आपको ज्यादा मौका मिलता है इस विषय को उठाने का, इस विषय पर जवाब लेने का, कि जिस तरह के गतिरोध का फिर ये सदन बलि चढ़ गया, उससे आपको फायदा। सर जी एक बात बताएं, मैं तो एक बात नहीं समझ पाता हूं, जब भी सदन स्थगित होता है तो सिर्फ विपक्ष पर ही आरोप क्यों नहीं, लगाया जाता है? आप पर हम नहीं कह रहे। नहीं, आप सर आपकी बात नहीं, मतलब हमेशा सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से ये बात आती है कि हमने स्थगित। साहब आप सत्ता में हो, विधानसभा अध्यक्ष आपका होता है और ये सब जान, चलिए एक ठीक है, चलिए महामहिम में न्यूट्रल होते हैं वो कैसे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सरकार चला रहे हो तो आप सदन चलाना भी सबसे पहले विपक्ष के बाद उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, विपक्ष की बाद में आती है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि आज भी वही बात हुई शरद जी, क्योंकि मैंने कहा ना कई सारे ज्वलंत मुद्दे थे, जिस तरह से इस बरसात में बांध और पुल टूटे हैं, और जिस तरह से मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब आपकी तरफ सर, और जिस तरह से मैं बताऊं ये पोषण आहार घोटाला हुआ, कई सारे घोटाले, तो और मुझे ऐसा लगता है जो मनोज जी भी कह रहे थे, शायद उस बात की चल रही होगी प्रधानमंत्री के स्वागत की, उनकी जन्मदिन के इवेंट की, कि शायद चीते बीते वो तो 17 को तय ही है। हाँ सर, तो मुझे लगता है शायद उसकी टेंशन रही होगी। मैं आता हूं आपकी तरफ। अवनीश जी ने अच्छा सवाल उठाया, मैं सहमत हूं इस बात से कि सत्ता पक्ष क्या कर सकता है भाई, आपके सारे प्रस्तावों को वो अनुमोदित कर सकता है, हाँ भाई स्थगन ले लिया जाए। आप लोग तो सर कवर करते आए ना कार्य मंत्रणा समिति को, कार्य मंत्रणा समिति में सत्ता पक्ष से पूछता है अध्यक्ष महोदय कि भाई ये सब प्रस्ताव आए, इसमें से तो बिल्कुल होता है, सहमति से सब ले लिया जाता है। अब इसके बाद सर सत्ता पक्ष आपके विधायकों को सीट से तो नहीं बांध सकता। 77 दिन आपने यूपीए 1 और यूपीए 2 सर में मेरी बात नहीं चलने दिया। अपन आज की बात नहीं भटक जाएंगे, इसलिए पहली बार नहीं हुआ है भैया मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। देखो आपने कहा गोविंद सिंह जी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, हम भाषण नहीं सुन पाए उनका सर, तो परफॉर्मेंस मतलब भाषण होता है ना सर नेता प्रतिपक्ष का, तो बिना तो परफॉर्मेंस क्या, कपड़े फाड़ना और नारे लगाने को परफॉर्मेंस माना है आपने, जो हमने देखा, तो ये गलत है। तो मैं आपसे निवेदन केवल इतना कर रहा हूं, फिर आप कल्पना करना सर, अब मैं दर्शकों से भी बोल रहा हूं, फिर दलगत राजनीति से उपट के शरद जी आपसे भी बोल रहा हूं, यदि सब सदस्य कुर्सी पर बैठे हैं, अपनी सीट पर बैठे हैं, अपनी सीट से बोल रहे हैं, आपको जो टूल्स दिए गए हैं बहिर्गमन, मैंने सर अजय सिंह जी को भी बोलते देखा है और अध्यक्षीय दीर्घा में 6 साल बिताए हैं सर, तो हमने अविनाश जी देखा है कांग्रेस के ही लीडर्स को ऐसा नहीं करते सर, वो उनने बहुत अच्छे से बड़े बड़े विषय आए हैं सर। मैंने वेल में आकर आएंगे ना सर, एक आध मिनट 20 सेकंड के लिए आए, बहिर्गमन करते हैं, फिर वापस झूमते नहीं है। नारेबाजी के एक स्तर पर भी बात हो जाए कि जो देखिए नारेबाजी का स्तर, आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आरोप आप लगा रहे हैं सर, आप टीचर के पल्लू से झूल जाओगे तो वो बेचारी टीचर छोड़ के नहीं जाएगी क्लास। 7-7 8-8 दिन आपने टीचर का उदाहरण दिया। और एक बात समझिए, अगर आप लहसुन के बोरे लेकर आ रहे हैं तो क्या गलत के जवाब पर नहीं लिए सर, 20 रुपए लहसुन का रेट सर, चर्चा करो ना, बात कर रहे हैं। मेरा काल्पनिक एक सवाल है आप दोनों से, अगर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री से विधानसभा के चलते ये कहते हैं कि शिवराज जी हमारी रुचि चलाने में है, आप बताइए समाधान क्या है? हम सीट पे बैठे, क्या शिवराज जी ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं चलाएंगे? क्या हम नहीं चलाना चाहते हैं सदन? शिवराज जी मैं चाहता हूं कि आपके विषय पे भी चर्चा हो, दूसरे विषय पे भी चर्चा हो। सर्वदलीय बैठक सदन के पहले हुई थी और सभी की हर पहलू पर चर्चा हुई थी, उसके बावजूद सदन नहीं चला, क्या कारण है? बात वही आ गई कि सत्ता पक्ष आपने घेर लिया जब वो वक्तव्य दे रहे थे। अरे साहब, अगर वेल में किसी के कपड़े फट रहे हैं अगर कोई, तो जिम्मेदारी किसकी साहब? सर क्या जिम्मेदारी किसकी? डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए। तो फिर आपके अस्पताल में पेशेंट है, उनके साथ अच्छा हो रहा हो तो किसकी जिम्मेदारी? डॉक्टर साहब आप जवाब दीजिए, आप बड़े संजीदा व्यक्ति है। उस समय कपड़े नहीं फटे थे, लेकिन एक बात में शरद जी आपको ध्यान होगा, उस समय कपड़े फटे थे क्या? जब शिवराज जी पोषण आहार पे वक्तव्य रख रहे थे जो आप चाह रहे थे, उस समय क्या हो रहा था सदन? पोषण आहार पे और क्या नारे
मांग लगे थे थी, बताइए कम आप। है क्या आप मेरे पास श्वेत वक्त। पत्र जारी करिए, जी। आपने कौन सी श्वेत पत्र? पत्र जारी क्यों नहीं किया? तो सबसे सर, बड़ा आप उनको सवाल घेर लेंगे। नहीं, एक प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं आप सब विद्वानों के सामने और लोगों के सामने। राजनीति में प्रशांत किशोर जी का उद्भव होता है, वो विद्वान होंगे, लेकिन सर राजनेता को मछली को तैरना नहीं सिखाया जाता। एक राजनेता और राजनीतिज्ञ जो है वो राजनीति को सबसे बेहतर समझता है। राजनीति में जब से प्रदर्शन का एलिमेंट बढ़ता चला गया है, चीजें बिगड़ती चली गई हैं, क्योंकि शायद खुद राजनेता ये दबाव ले रहे हैं अपने ऊपर कि अब कई चीजें मीडिया रिडन हैं, कई चीजें करनी पड़ती हैं, कई चीजों को करना पड़ेगा। वो भले ही मूल रूप से सहमत ना हो, लेकिन उनके आसपास ये जो एक एलिमेंट इस तरह का कई बार राजनीति में आ जाता। प्रशांत किशोर जी आपकी तरफ इशारा कतई नहीं है, रेफरेंस आ गया संदर्भ का, लेकिन राजनीति की तरीके से ही की जाती है और उसका एक ही तरीका है संवाद। क्योंकि ये हम जानते हैं कि शिवराज जी कमलनाथ जी के प्रति हमेशा सदाशयी भाव से भरे रहे हैं और कमलनाथ जी शिवराज जी के प्रति भरे रहे हैं। इसका क्योंकि कोई भी राजनेता एक दूसरे के प्रति दुर्भावना नहीं रखता है, ये आप दोनों मुझसे बेहतर जानते हैं। सर सीनियर विधायक जी। ये कोई कपड़े नहीं फाड़ेगा, मैं आपको बता दूं। ये सर मैं भी नहीं समझ मतभेद पाता कभी नहीं हुआ। हूं कि राजनीति में कपड़े फाड़ के कौन सी पीड़ा प्रकट कर दी प्रदेश में गई। कभी नहीं हुआ। सर अगर सदन में कपड़े फटते तो जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? बुंदेला साहब, सर, एक चीज ऐसा जरूर मत देखने बोलो को सर, मिली आप। नहीं सदन नहीं, के मुझे भीतर। बताएं इस बात का, अगर आप ये आरोप मनोज जी लगा आप रहे कुछ हैं। बोल रहे हैं। जी एक चीज जरूर देखने को मिली, जब आप लोग नारेबाजी कर रहे थे, जो भी नारेबाजी की हो, लेकिन उस बीच में ये चलिए, पहली बार wind देखने up को मिला जब पक्ष कुछ नहीं कहा, मतलब नहीं तो दोनों आमने सब सामने सीट में आते बैठे थे, मतलब- कोई मतलब जिम्मेदार मौका- नहीं, लेकिन आगे की प्रक्रिया सर बहुत अच्छे से चलनी सर चाहिए। एक लाइन बस मैं बोल दूं सर, जी। ये सर सदन में सर सीट छोड़ने की आदत बंद होना चाहिए सर। सीट देखिए छोड़ने का छत्तीसगढ़ बंद में होना पड़ोसी चाहिए। सब राज्य जगह। में हाँ, आप हम भी नहीं वेल में करेंगे। आते आप हैं छोड़ते और हैं। एक हम दिन भी के नहीं लिए करेंगे। निष्कासित हो जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया मध्य प्रदेश में नहीं मैं माफ कीजिएगा। देखिए ये मजबूरी में कदम उठाने वाली चीजें हैं और ये लोकतंत्र में किसी प्रतिनिधि की आवाज कैसी है, आने दीजिए आवाज। ये नहीं कि ऐसे नियम बनाने पड़े कि कल सदन में भी आपको कि साहब आप यहां आए तो आप निष्कासित, आपने ये इतनी जोर से बोला तो आपका बोलना बंद रहेगा एक दिन के लिए, आपका माइक नहीं। सर आप खूब बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए जो कर्णप्रिय हो। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार या मुद्दे या आरोपण के मसलों पर तीखा बोलना जरूरी है, निकृष्ट बोलना जरूरी है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्तब्ध होकर सुने। और मैंने सुना है सर कि होमी दाजी यहां बोलते थे, जब सदन सुन के अटल जी बोलते थे, जब बिल्कुल यही मैंने बनवारी लाल अग्रवाल को मुझे भी सुनने का मौका मिला है साहब। मैंने बृजमोहन अग्रवाल जी को भी सुना है, 320 सदस्यीय विधानसभा को भी देखा है और ऐसी डिबेट थी, विक्रम वर्मा जी को सुना है, पटवा जी को सुना है, चौधरी राकेश सिंह चौधरी को सुना है। आप उस दौर को लौटाइए सर, इस दौर में मत आइए जहां अजीब से नारे हैं, पोस्टर पहन के लोग खड़े हैं, किधर के भी हों, इधर के पक्ष के या विपक्ष के। ये सही है कि सत्ता पक्ष का अधिक दायित्व है, लेकिन संवाद ऐसी प्रक्रिया है। आप दुश्मन नहीं है सर, आप दोनों। सत्यदेव कटारे साहब आप तो देखते होंगे, सत्यदेव एक एक कटारे। शब्द छपता था सर अगले जी दिन। जी कुछ नहीं कटता इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा आदिवासी किसके। बहुत शुक्रिया अवनी जी, माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया मनोज जी, धन्यवाद। देखिए आज का मुद्दा आदिवासी किसके। नमस्कार।